नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पवार सरल स्वभाव के नेता थे और उन्होंने महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं दी। सीएम धामी ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। समाचार मिला है और सच में बहुत बड़ी क्षति हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का एक दुर्घटना में निधन का समाचार प्राप्त हुआ है और इस प्रकार से उनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था, कई सारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक कैरियर उनका रहा है अभी तक। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी हैं। उनका जाना एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त कर गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके सभी शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को, अन्य लोगों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं इस दुर्घटना पर बीजेपी विधायक खजान दास ने शोक जताते हुए कहा कि अजित पवार एनसीपी ने जमीन से जुड़े नेता को खो दिया है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना घटी है। अजित पवार जी बहुत ही सुलझे हुए एनसीपी के लीडर थे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। वो आज किसी मीटिंग के लिए आज जा रहे थे और ये विमान दुर्घटना घटी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनको मैं अपनी तरफ से और उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को और उनकी पार्टी को इस असीमित दुख सहने की उनको क्षमता दे। देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कुल 8 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में स्वास्थ्य, राजस्व, जनजाति कल्याण, भूजल संरक्षण, उच्च शिक्षा, रक्षा, औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े निर्णय शामिल हैं। इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक सुधार और दीर्घकालिक विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। वही बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक जताने के साथ हुई। मंत्रिमंडल ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। विभाग का था भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति 2022 एवं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 आगामी दशक में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी होने के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड सरकार भी ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे राज्य में विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य के योगदान को पूर्ण करने के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन बाजार निर्माण एवं मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अतः राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 लागू करने के लिए नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। लेकिन इसमें जो सब्सिडी है, सब्सिडी कितना दी जानी है उसके लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। वो समिति निर्णय करेगी तो सब्सिडी वाला पार्ट फिर अलग से स्वीकृत होगा। ओवरऑल जो नीति है उसको मंजूरी दे दी। इतना ही है। 8 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिस पर सभी पर माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसमें पहला जो प्रस्ताव है वो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता
और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक जिन्होंने अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो को संपूर्ण सेवा काल में एक बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जनपद परिवर्तन करने की। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी गैरसैंण सत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल स्तर पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और उसी के तहत कार्यवाही हो रही है। गैरसैंण सत्र के बाद बजट सत्र आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। तो पहले ही मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं, मंत्रिमंडल ने तय कर लिया है इस बार का जो बजट का सत्र होगा, वो बजट का सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में आयोजित होगा और उसके लिए पहले से सभी तैयारियां वहां पर हो रही हैं और अच्छा सत्र होगा क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, आम बजट प्रस्तुत होना है। उसके लिए सुझाव के कार्यक्रम चल रहे हैं, अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं और हम सब लोग जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड रुड़की की न्याय पंचायत तानसीपुर गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने की। साथ ही शिविर को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। शिविर में सैकड़ों लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे योजनाओं के, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट जो लोग हैं यहाँ पे अपनी योजनाएं अपने डिपार्टमेंट के बारे में लोगों के, ताकि किसी की मदद हो सके। कोई श्रमिक आए या कोई किसान आए उसकी मदद के लिए यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट एकत्रित हुए हैं। तो इसमें हमारे पास भी श्रम विभाग से हम, तो हमारे पास भी 28 वर्कर आए हैं जिन्होंने अपने अपने जो बताई है कि भाई क्या उनको लाभ मिल सकते हैं, कैसे हमारा डिपार्टमेंट उनकी मदद कर सकता है। तो हम लोगों ने उनको अपने डिपार्टमेंट विभाग की योजनाओं के बारे में जो वेलफेयर से संबंधित है उसमें उनको जानकारी दी गई, तो उससे वो सारे सेटिस्फाइड हैं। सरकार जन जन के द्वार ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इसमें जनता लगातार कैंपों में आ रही है। पहले सैकड़ों की संख्या में, अब हजारों की संख्या में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। पहले 23 विभागों के ये शिविर लगे हैं, 23 विभाग यहाँ पर मौजूद है। पहले व्यक्ति विभाग में जाता है, अगर उसकी समस्या का वहाँ समाधान नहीं होता तो तब वो समस्या जो है मंच पर जो अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ पर जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ डीएम साहब को आना था लेकिन उन्हें चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में जाना पड़ गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो फिर वहाँ जाकर उसका समाधान होता है। अभी तक लगभग 45 समस्याएं आई हैं और उनका लगातार समाधान हो रहा है और सैकड़ों समस्याएं विभागों के टेबल पर जा रही है, जिसका समाधान वही हो रहा है। अगर वहाँ नहीं होता तब जाकर के समस्या आगे आ रही है। देखिए, लाठरदेवा में जो तालाब में कूड़ा डालने की शिकायत है वो गंभीर है और उसमें निर्देश दे दिए गए हैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने कि उसको तत्काल बंद किया जाए। रुड़की के झबरेड़ा में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल के कैंप कार्यालय पर किसान चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल शामिल हुए। वहीं चौपाल में विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी गई। वहीं नेताओं ने बताया कि योजना में बदलाव के बाद अब 125 दिन के काम की गारंटी के साथ इसका सीधा लाभ गरीब, किसान और मजदूरों तक पहुंच रहा है। सरकार गांव-गांव जाकर लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक कर रही है। 1 रुपया चलता है और जब वो गरीब के खाते में जाता है तो 15 पैसे रह जाता है। मोदी जी ने वो कर दिखाया है। 1 रुपया भी किसी का कोई बीच में दलाली नहीं कर सकता, बीच में घूसखोरी नहीं कर सकता और पूरी पारदर्शिता के साथ इस योजना को लागू किया है। घर घर जाकर के, हर चौपाल पे जाकर के हम इसका प्रचार और प्रसार कर रही है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, केंद्र की और प्रदेश की सरकार अब इस योजना को और अच्छे ढंग से लागू करके जो गरीब और अमीर का अंतर था उसको कम करने का काम करेंगे और 2047 में जो मोदी जी का विजन है कि मोदी जी विकसित भारत बनाएंगे, वो विकसित भारत बन के रहेगा। पहली योजना में जो घोटाले थे और कई राज्यों के जो रिपोर्ट आई तो उसमें बहुत बड़े घोटाले निकल करके आए और फर्जी अकाउंट,
फर्जी काम, फर्जी सारी चीजें होती थी, उस सब पर रोक लगेगा। बहुत क्रांतिकारी योजना है और मोदी जी का और हम सबका ये मानना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए गांव का विकास जरूरी है। तो इस योजना में पहली बार ये शामिल किया गया है कि गांव की पंचायत में ही, गांव के अंदर खुली बैठक में तय हुआ कौन सा काम होगा। वो जल संरक्षण का काम हो सकता है, वो तालाब बनाने का काम हो सकता है, सड़क खरीदने का हो सकता है, सामुदायिक भवन हो सकता है, स्कूल का भवन हो सकता है, पंचायत का भवन हो सकता है, डिस्पेंसरी हो सकती है। तो ये सारी चीज में, और उत्तराखंड के लिए तो इसमें सबसे फायदा है कि जहाँ बाकी राज्यों के लिए 60-40 का है, 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है, तो उत्तराखंड चूंकि हिमालयी राज्यों में है, तो हमको 90 पैसे केंद्र से मिलेंगे, 10 पैसे हमको अपने लगाने हैं। तो इससे एक तो 125 दिन इसमें रोजगार की गारंटी की गई है। पहले 100 दिन थी, तो 25 दिन ज्यादा मिले हैं। फिर पहले 2-2, 3-3, 4-4 महीने भुगतान नहीं होता था, उस पर रोक लगाई गई है। इसमें कहा गया कि 15 दिन के अंदर भुगतान करना होगा, नहीं तो उस पर ब्याज लगा करके देना होगा। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच बाबा केदार की नगरी केदारनाथ बर्फ की सफेद चादर में ढक चुकी है। धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है और तापमान -16 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं के बावजूद आईटीबीपी और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और मंदिर परिसर और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है। जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि अलर्ट के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और जवानों का मनोबल ऊंचा बना हुआ है। बीते दिन दोपहर बाद नैनीताल में मौसम अचानक बदला। घने बादलों के साथ तेज हवाएं चली और बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में हल्की से मध्यम जबकि कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक बारिश की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल ने कहा कि बारिश और बर्फबारी को देखते हुए सभी इंतजाम पूरे हैं। उन्होंने बताया कि यह वर्षा खेती, पेयजल और जंगल की आग की रोकथाम के लिए वरदान है। वहीं यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जहाँ जहाँ पर हिमाच्छादित क्षेत्र की वजह से मार्ग बाधित हुए हैं या जहाँ प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा रहा है, वहाँ मशीनों का डिप्लॉयमेंट वगैरह की प्रशासन की पूरी तैयारी है। और ये वर्षा तो बहुप्रतीक्षित है कि हमारा जो रबी की फसल है उसके लिए वरदान है। बर्फबारी होने से हमारी जो पर्यटक जिला है उसमें पर्यटकों को आकर्षण करने की अपार क्षमता है। वनाग्नि की घटनाएं इससे टल जाती हैं और मुख्य बात है कि मई जून के सीजन में जो पेयजल की किल्लत है उसके लिए वर्षा एक बड़ा वरदान है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी फैल गई। नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई सचिन चौहान को गोली मार दी गई, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। देखिए, लगभग 10:30 बजे करीब में पुलिस को सूचना मिली थी कि जमालपुर जो ये जीवा पोता मार्ग है जो पंजनहेड़ी के पीछे है, कि यहाँ पे गोली चलने की सूचना मिली। सबसे पहले चौकी इंचार्ज यहाँ मौके पे पहुंचे तो पता चला कि ऊषा टाउनशिप के नाम से यहाँ पे मिस्टर अमित चौहान है जो कि यहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं और उनके विपक्षी जो अतुल चौहान और उनके लोग हैं उनके द्वारा कोई पीआईएल डाली गई है यहाँ कुछ आपत्तियां लगा के। तो उसी संबंध में आज प्रशासन की भी टीम यहाँ पे आई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई चूंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है और अभी उसका एक्सेस हमें नहीं मिल पाया है, जिससे कि दोनों पक्षों में अचानक विवाद हुआ। विवाद में जो अतुल चौहान है उसके पास पिस्टल थी, उसने उससे फायर किया, जिसमें 2 लोगों को इंजरी हुई है, जिसमें एक कृष्णपाल है जिनके हाथ में इंजरी हुई है और जो एक सचिन है उनके पैर में लगा है। हमारी टीमें अभी आइडेंटिफाई कर रही हैं जो लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया उसके हिसाब से, और जो भी इस घटना में सम्मिलित है शीघ्र हम सभी को गिरफ्तार करने में सफलता पाएंगे। और जो जिनको चोट लगी थी फर्स्ट एड करा करके और उनको रेफर कराया गया। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में ठेका प्रथा के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए नया साल राहत लेकर आया है। सरकार के फैसले के बाद अब कर्मचारियों को पूरा मानदेय मिलना शुरू हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि समान कार्य के बदले समान वेतन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अब ठेका कंपनी के माध्यम से कंपनी कर्मचारियों को तय वेतन के साथ साथ ईएसआई और पीएफ की सुविधा भी मिलेगी। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कर्मचारियों ने श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में बुलाया था और हम नगर पालिका मसूरी में विगत कई वर्षों से 2 वर्ष से ज्यादा हो गए हम ये लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पर्यावरण मित्रों के लिए 500 रुपये प्रतिदिन का जो जारी करा है, 15,500 हज़ार हमारे कर्मचारी ले रहे हैं, तो आप नगर पालिका मसूरी में क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमेशा नगर पालिका ये कह करके टाल देती थी भाई जब तक बोर्ड बैठक निर्णय नहीं होगी हम क्या कर सकते हैं। इस बार नया बोर्ड आया, माननीय सकलानी जी जो हमारी चेयरमैन साहिबा आई हैं और साथ में जो अधिशासी अधिकारी हैं, दोनों ही बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक रूप के रहे हैं। अभी माननीय भगवत प्रसाद मकवाना जी के साथ हम समीक्षा बैठक लेने आए थे, तो माननीय आयोग ने भी ये निर्देश जारी किए कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी हाल में 500 रुपये प्रतिदिन से कम का वेतन नहीं देना है। साथ ही ये भी निर्देश दिए थे कि इनको वीकली ऑफ देना चाहिए, ईपीएफ ईएसआई देना चाहिए। मैंने कई कर्मचारियों से बात करी, कार्य करने के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ, कभी कोई इलाज का पैसा नहीं मिला, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं मिली। कुछ कर्मचारी एक्सपायर हुए, उन्हें बीमा का कोई फायदा नहीं मिल पाया कि उन लोगों को ग्रुप इंश्योरेंस या किसी तरह का लाइफ इंश्योरेंस मिला हो। मैं आज माननीय मीरा सकलानी जी का बहुत आभार और धन्यवाद। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित प्रकाश टेंट हाउस में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग तेजी से फैलती गई, जिसे काबू में करने के लिए दमकल की कई गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर डटी हुई हैं। एहतियातन आसपास के घर और दुकानें खाली करा ली गई हैं। फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं है। कितना नुकसान हुआ है, कितनी गाड़ियां? इसमें अभी नुकसान बताना तो संभव है। नुकसान तो तभी बताया जाएगा जब मालिक बताएगा हमें कि ये सामान था, तो नुकसान तो वो बाद में बताएगा। आग लगने क्या प्रमाण है? आग लगने का कारण तो संभावित हमें इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाई दे रहा है। कितनी गाड़ियां मौके पर? 3 गाड़ियां फायर स्टेशन मायापुर से और 1 गाड़ी सिद्धपुर से। कितनी देर से आग पर लगातार कार्य कर रही है? लगभग 1.5 घंटा में 2 घंटे हो गए हुए हमें काम। काबू पा लिया जाएगा? 1 घंटे में हम काबू पा लिया संभव। नुकसान के बारे में तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि हमें यही पता नहीं कि इसमें क्या सामान पर कितना आग लगने के कारण वो तो बताया गया है कि संभावित है, वो जहाँ से आग लगनी शुरू हुई संभावित वही है कि इलेक्ट्रिक सर्किट। रुड़की से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी स्थित एक चाय की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से भीषण धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि दुकान के परखच्चे उड़ गए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं हादसे में दुकान पर मौजूद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में हादसे की वजह गैस रिसाव मानी जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मैं क्या नाम है अपने घर से निकल कर 4 बजे इब्राहिमपुर गांव में जा रहा था, तो यहाँ देखा गया तारों में भी आग लग रही है और खोखे में भी आग लग रही है। मैं इसके आदमी के घर गया, इसके आदमी के घर जाकर मैंने उठाया, मैंने कहा जी तुम्हारे खोखे में आग लग रही है। तो वो बेचारे आनंद फरन मेरी गाड़ी में बैठ कर आए और मैं उन्हें चुंगी में छोड़ कर चला गया। उन्होंने बैठा के खोखे में ताला खोल लेते तो उनका सिलेंडर फट गया और वो क्या नाम घायल है। 2 या 3 बता रहे। मैं तो चला गया था फिर अपने गाँव में, फिर मैं घायल हुए बेचारे किस तरह बैठ थे, बस सिलेंडर ना फटे, सारा छप्पर जल गया था उनका। हाँ वो 1.5 दिन ले गए उन्हें। कॉर्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र में दुर्लभ और आकर्षक पक्षी लॉन्ग टेल मिनीवेट की मौजूदगी दर्ज की गई है। इस पक्षी के दिखने से पक्षी प्रेमी और पर्यटक उत्साहित हैं और इसे कॉर्बेट की समृद्ध जैव विविधता का संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास का इलाका न सिर्फ वन्य जीवों बल्कि पक्षियों की समृद्ध विविधता के लिए भी देश विदेश में मशहूर है। इसी कड़ी में इन दिनों कॉर्बेट क्षेत्र में एक बेहद आकर्षक और दुर्लभ पक्षी लॉन्ग टेल मिनीवेट देखा गया है, जिसने पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों का ध्यान खींचा है। पक्षी प्रेमी रोमांचित हैं। उनके मुताबिक ऐसे दुर्लभ पक्षियों का दिखना इस बात का संकेत है कि कॉर्बेट का जंगल आज भी जैव विविधता के लिए सुरक्षित और समृद्ध है।
देखिए, कॉर्बेट और उसके आसपास का जो इलाका है वो पक्षियों के लिए जाना जाता है और हमारे कॉर्बेट में लगभग 600 प्रकार के विभिन्न प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं। तो ये जो पक्षी यहाँ पर अभी देखा गया है ये लॉन्ग टेल मिनीवेट है और ये बहुत खूबसूरत पक्षी है। अमूमन ये पेड़ की चोटियों पर ही ज्यादा रहता है और कीड़े मकोड़े खाता है और नीचे बहुत कम आता है। जो लाल कलर है वो नर का होता है और मादा हल्के पीले और हल्के हरे रंग में होती है। अधिकतर पक्षियों में देखा जाता है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसमें कि नर और मादा जो है थोड़े अलग रंग रूप के होते हैं और नर ज्यादा चटक होते हैं, जिसमें से कि आप जो देख रहे हैं लॉन्ग टेल मिनीवेट का नर है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में चटक लाल रंग के नर लॉन्ग टेल मिनीवेट के साथ साथ हल्के पीले हरे रंग की मादा भी देखी गई है। कॉर्बेट में ऐसे दुर्लभ पक्षी का दिखना न सिर्फ पक्षी प्रेमियों के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।